नमस्कार दोस्तों। तो आइए एक बार फिर से आप सबका प्रबोध आईएएस के यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस के जो हमारी राज व्यवस्था है उसका जो परिचय है उससे संबंधित 10 प्रश्नों को किया था। आप सब में से कई अभ्यर्थियों के द्वारा उस वीडियो में एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया गया, तो इसीलिए ये इसका अगला पार्ट है। आज इसी का जो अगले 10 प्रश्न हैं उस 10 प्रश्नों को हम करेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनसे हम काफ़ी कंसेप्ट अपने क्लियर करेंगे, जिनसे जो है अक्सर प्रश्न आपके जो पीसीएस का एग्ज़ाम है उसमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा यूपीएससी में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब जो है आपका जो यूके ट्रिपल एससी है या जो उत्तराखंड या फिर अन्य स्टेटों के जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें इस प्रकार के प्रश्न जो है अब दिखना आम बात हो गई है। तो आज का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 पिछले लास्ट सीरीज के अनुसार है और आज का पहला प्रश्न है। और पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है? दो या अधिक स्तरों वाली सरकार, पहला आपके पास ही है। दूसरा है कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र। तीसरा है संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा। और चौथा है आपके पास राज्य की सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह। तो यहाँ पे हमारे पास प्रश्न पूछ रहा है संघीय व्यवस्था की। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक आपके पास संघीय व्यवस्था होता है और इसके साथ साथ में एक होता है आपका एकात्मक व्यवस्था। अगर मैं संघीय व्यवस्था की बात करता हूं तो संघीय व्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो शक्तियां हैं, शक्तियों का यहाँ पे आपको जो है पृथक्करण दिखाई देगा। यानी यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ केंद्र और राज्य, यहाँ पे शक्तियों का विभाजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में भी हमको क्या है, शक्तियों का क्या है, बंटवारा देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एकात्मक व्यवस्था की बात करते हैं तो एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है, एक तरफ जो है आपके पास केंद्रीय जो सत्ता होती है उसके पास जो ज्यादातर शक्तियां हमको देखने को मिलती है। तो अगर मैं करता हूँ भारतीय संविधान की बात, अगर मैं भारतीय संविधान की बात करता हूँ या हमारे राजतंत्र की बात करता हूँ, अपने सॉरी लोकतंत्र की बात करता हूँ, तो हमारे लोकतंत्र में यहाँ पे आपको संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे पहले हम कुछ संघीय व्यवस्थाओं के से संबंधित कुछ गुण देखते हैं कि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे कि आपके पास अगर मैं बात करता हूँ, जो हमारे पास द्वैध शासन है, जो द्वैध शासन की व्यवस्था है ये आपके संघीय शासन की विशेषता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपके, तो जो हमारा लिखित संविधान है, जो लिखित संविधान है ये भी आपकी एक संघीय व्यवस्था का एक उदाहरण है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ये शक्तियों का विभाजन भी क्या है आपके पास संघात्मक शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो कठोर संविधान है, कठोर संविधान ये भी जो है आपके संघीय व्यवस्था का एक उदाहरण है। इसके अलावा यहाँ पे जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी जो है आपका क्या है संघीय व्यवस्था का उदाहरण है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो द्विसदनीय विधायिका है, द्विसदनीय विधायिका ये भी आपका जो है क्या है कि जो संघीय व्यवस्था है उसका जो है उदाहरण है। इसके अलावा जो दोहरी सरकार है, दोहरी सरकार केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, ये सब जो है आपकी संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिनसे आप जो है इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढना आपके लिए आसान रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ एकात्मक व्यवस्था की, एकात्मकता के अंतर्गत क्या आता है, जैसे सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र यहाँ पे। इसके अलावा जैसे आपातकालीन उपबंध है, आपातकालीन उपबंधों की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे जब आपातकाल लगता है तो पूरी शक्ति क्या है केंद्र के हाथों में आ जाती है। ये जो है आपके क्या है एकात्मक विशेषता है। इसके अलावा एकल संविधान हो गया। इसके अलावा आपके पास है हमारा जो नागरिकता वाला हो गया, एकल नागरिकता है, नागरिकता ये भी क्या है हमारी यहाँ पे इसमें एकात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो संविधान का लचीलापन है, संविधान में जो लचीलापन है ये भी आपके एकात्मक संविधान की विशेषता के अंतर्गत आता है। यहाँ पे संविधान का लचीलापन,
लचीलापन, ये आपकी एकात्मक विशेषता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो हमारी एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, एकीकृत न्याय व्यवस्था, व्यवस्था ये क्या है, ये भी एकात्मक व्यवस्था का गुण है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो राज्य है, राज्यों की अगर बात करते हैं तो राज्य क्या है, राज्य अनश्वर नहीं है। अनश्वर मतलब राज्य जो है केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं या फिर इसको अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये सब जो यहाँ पे एकात्मक संविधान की विशेषताएं हैं और जो कुछ हमने संघीय व्यवस्थाओं की विशेषताएं थी उनको भी हमने यहाँ पे देखा है। अब जो प्रश्न है इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इसमें आपको क्या बताना है, जो संविधान है यहाँ पे इसकी जो है आपको जो संघीय व्यवस्था है इसकी विशेषताओं की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो इसको आपको बताना है कि इसमें से जो कौन सा कथन सही है। तो पहला है दो या अधिक स्तरों वाली सरकार, तो ये आपके संघीय व्यवस्था का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये ऑप्शन एक सही है। दूसरा है कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र, तो ये भी जो है क्या है, संघीय व्यवस्था का एक अधिकार है। क्योंकि यहाँ पे कानून, अगर आप राज्य स्तर पे आते हैं तो राज्य स्तर के कानून कुछ अलग होते हैं जो केवल उस राज्य पर लागू होते हैं। अगर आप केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र स्तर पर कानून बने होते हैं जो कि जो क्या है पूरे राष्ट्र पे लगे होते हैं। तो यहाँ पे इनके पास भी अधिकार है, इनके पास भी अधिकार है। कर वसूलने के लिए अगर आप बात करते हैं तो प्रत्येक राज्य जो है अलग से कर वसूलता है, केंद्र अपना अलग कर वसूलता है। तो ये भी एक यहाँ पे जो है संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। इसके अलावा अगर मैं प्रशासन की बात करता हूँ तो प्रशासन भी जो है यहाँ पे अलग अलग आपको देखने को मिलता है, केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिले के स्तर पर। तो यहाँ पे ये भी क्या है, आपकी संघीय व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा जो तीसरा है, संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा का होना, ये भी आपकी संघीय व्यवस्था का क्या है, एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अलावा बात करते हैं राज्य की सरकार और केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह। राज्य की सरकार जो है केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो है आपके पास संघीय व्यवस्था का उदाहरण नहीं है। तो इसका मतलब आगे पास ऑप्शन है आ, ये आपका क्या है, एकात्मक विशेषता का उदाहरण है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जब राज्य केंद्र के प्रति उत्तरदायी होता है तो यहाँ पे कौन सी विशेषता है, एकात्मक विशेषता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वाक्य है, राज्य की सरकार का केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही होना संघ व्यवस्था नहीं है बल्कि एकात्मक व्यवस्था की विशेषता है। इसलिए जो चौथा कथन है ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन थे ये ऑप्शन 1, 2 और 3 क्या है, सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी आपका क्या है, सही उत्तर है। अगला है हमारे पास प्रश्न नंबर 12 और आज का दूसरा प्रश्न है। ये आपका जो उदारवाद है, ये प्रश्न आपके उदारवाद से संबंधित है। अगर मैं उदारवाद की बात करता हूँ, यहाँ पे पूछा गया है उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे कि अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। दूसरा है, उदारवादी कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं। तीसरा है, उदारवाद के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है। अब यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले तो हमें उदारवाद का पता होना चाहिए कि उदारवाद का मतलब क्या है। उदारवाद, अगर मैं उदारवाद की बात करता हूँ तो उदारवाद क्या है, एक विचारधारा है। ये जो है आपकी एक राजनीतिक विचारधारा है और नैतिक विचारधारा है। और ये विचारधारा क्या कहती है, इस विचारधारा के अनुसार जो है यहाँ पे आपको जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपको दी जानी चाहिए, आपका जो है व्यक्तिगत स्वतंत्र रहना, यह आपका उदारवादियों की एक सोच है। इसके अलावा जो कानून है, कानून के समक्ष सबको जो समानता का अधिकार दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा ये क्या चाहते हैं कि जो सीमित सरकार होनी चाहिए, सीमित सरकार। अगर सरकार जो तानाशाह होती है तो ये क्या है, आपके अधिकारों को छीनने का काम करेगी, अपने अनुसार वो कार्य करेगी, आपके जो अधिकार है उनको क्या है, अपने कंट्रोल में ले सकती है। तो इसलिए यहाँ पे जो उदारवादी लोग हैं ये सीमित सरकार की बात करते हैं और यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसके अलावा ये जो है आपके कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा ये सामाजिक उदारवाद की बात करते हैं। सामाजिक उदारवाद का मतलब हो गया यहाँ पे जो बाजार है, बाजार पर क्या है, सभी को समान अधिकार होना चाहिए, सबको यहाँ पे व्यापार करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे अब हम ऑप्शनों को देखते हैं। ऑप्शन क्या है? उदारवादी व्यक्ति स्वतंत्रता को, ठीक है, समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। तो यहाँ पे क्या है? उदारवादी व्यक्ति स्वतंत्रता को जो समानता जैसे अमूल्य से अधिक वरीयता देते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। वो क्या चाहते हैं? सब जो स्वतंत्र रहे। जब स्वतंत्र रहेंगे तो उसके पश्चात समानता आपके पास स्वयं आ सकती है। अगला है उदारवादी कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका कथन सत्य है। उदारवादी जो कल्याणकारी राज्य की मांग करते हैं, इनके अनुसार एक कल्याणकारी राज्य जो है आम आदमी की क्या है, आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिल सकता है, सम्मान वेतन की बात की जाए या फिर आपके पास उनको संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। तो ये कल्याणकारी राज्य की क्या है? विशेषताएं जो उदारवादी मानते हैं। तो इसलिए कथन भी यहाँ पे सत्य हो जाता है। अगला है उदारवाद के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है। तो ये भी जो उदारवादियों की क्या है? एक विशेषता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे तीनों कथन जो है सत्य नजर आ रहे हैं। तो आपका जो ऑप्शन डी है, 1, 2 और 3, ये तीनों क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है उत्तर की कि आधुनिक उदारवाद की विशेषता यह है कि इसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है। यहाँ पे क्या है? व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। उदारवाद के लिए परिवार, समाज या समुदाय जैसी इकाइयों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। उनके लिए जो है यहाँ पे इन इकाइयों का महत्व तभी है जब व्यक्ति इन्हें महत्व दे। अगर व्यक्ति नहीं दे रहा है तो ये फिर इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। उदाहरण के लिए उदारवादी कहेंगे कि किसी से विवाह करने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए। अगर आप विवाह कर रहे हैं तो ये आपका निर्णय है। अगर आपको जबरदस्ती विवाह किया जा रहा है तो ये आपका निर्णय, मतलब आप उसमें खुश नहीं हैं। तो ये आपका उदारवादी जो इस चीज का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। यानी जो निर्णय आपके द्वारा स्वयं लिया जा रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक लिया जा रहा है, वो क्या है? यहाँ पे उदारवाद की एक विशेषता है। परिवार, जाति या समुदाय को नहीं। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है? सर्वोपरि है। ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की भूमिका का पक्ष लिया है, हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है। अतः उपयुक्त तीनों कथन क्या है? सत्य हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो अगला प्रश्न है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ये आपकी सोच को चेक करता है, ये आपके जो डिसीजन है उस पर डिपेंड करता है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन ये है, दूसरा कथन यहाँ पे ये दिया गया है। पहला कथन क्या कह रहा है कि जो पुरोहिताई व्यवस्था है, उस पुरोहिताई व्यवस्था के बारे में ये कथन दिया गया है कि पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राष्ट्र धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाता है। ठीक है। धर्मतांत्रिक राष्ट्र अपनी श्रेणीबद्धता, उत्पीड़न और दूसरे धार्मिक समूहों के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे हैं। अगला है धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी है, मगर केवल यही पर्याप्त नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को ऐसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए अवश्य प्रतिबद्ध होना चाहिए जो अंशतः ही सही गैर धार्मिक स्रोतों से निकलते हों। अब आपको यहाँ पे दोनों कथनों को क्या है? चुनना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ पहले कथन की, तो यहाँ पे पुरोहिताई व्यवस्था की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसके उदाहरण आपको मुख्य रूप से जो पाकिस्तान है, इसके अलावा यहाँ पे जो जितने भी मुस्लिम राष्ट्र कंट्रियां हैं जहाँ पे जो क्या है एक धर्म को वरीयता दी जाती है, वहाँ पे क्या है जो अन्य धर्म के लोग हैं उनके साथ क्या होता है? भेदभाव होता है। उनके अधिकारों को वहाँ पे उन अधिकारों का उनका वहाँ पे जो हनन होता है। इसके अलावा उनको जो है कहीं अधिकारों से वंचित किया जाता है। इसके अलावा उनके साथ जो है बहुत सारे ऐसे राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक भेदभाव किए जाते हैं जिससे वो जो एक उत्पीड़न की स्थिति में बने रहते हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे तो उन राष्ट्रों में अक्सर क्या है मुख्य रूप से, जैसे अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, अफगानिस्तान की बात करता हूँ, तो यहाँ से क्या है ज्यादातर लोग क्या है जो अन्य धर्मों के लोग हैं वहां से विस्थापित हो जाते हैं। वे जो है यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो यही जो यहाँ पे इस प्रश्न में कहा गया है कि पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राष्ट्र धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाता है। यानी यहाँ पे क्या है
जिसको आप एक धर्म की बात करते हैं वो यहाँ पे बोल रहे हैं। धर्मतांत्रिक राष्ट्र में जो है श्रेणीबद्धता, उत्पीड़न और दूसरे धार्मिक समूह के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे हैं। तो ये जो है आपका पहला कथन सत्य है। और दूसरा कथन क्या कह रहा है, ये उन राष्ट्रों की बात करते हैं जो कि धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की जो है ये एक विशेषता मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप अमेरिका में जाए, अमेरिका में भी जो है धर्मनिरपेक्षता देखने को मिलती है। इसलिए लोग ज्यादातर जो है ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां पर क्या है, सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाए। यहाँ पे जो है आपके सभी वर्ग के जो लोग रहते हैं वो खुद को जो है क्या है, सुरक्षित महसूस करते हैं। और वर्तमान समय में जो है हर राष्ट्र में, हर देश ये चाहता है, हर देश का जो नागरिक है वो क्या है, स्वयं की जो है सामाजिक सुरक्षा मांगता है। तो यहाँ पे जो कथन कथन दो है, यहाँ पे क्या कह रहा है, धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जो जरूरी है। तो यहाँ पे यहाँ तक कथन सत्य है, मगर केवल यही पर्याप्त नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को ऐसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए अवश्य प्रतिबद्ध होना चाहिए जो अंशतः सही गैर धार्मिक स्रोतों से निकलते हों। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सही है। तो इसका मतलब जो आपके जो दो कथन दिए गए हैं, ये कथन एक और दो दोनों क्या है, सही कथन हो जाएंगे। तो आपके पास जो ऑप्शन सी है ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है कि जब एक राष्ट्र किसी खास धर्म के प्रमुखों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित होता है तो वह धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाता है। इस प्रकार के राष्ट्र लोगों के उत्पीड़न और दूसरे धार्मिक समूहों के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे हैं। धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी है, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होता है। ऐसे लक्ष्यों में शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जना से आजादी और साथ ही अंतर धार्मिक व अंतर धार्मिक समानता शामिल रहनी चाहिए। तो ये क्या है, इस प्रश्न की व्याख्या है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। यहाँ पे भी आपके पास दो कथन दिए गए हैं, आपको इन दोनों कथनों में से जो है सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, राजनीतिक समानता की आवश्यकता उन बाधाओं को दूर करने के लिए है जिन्हें दूर किए बिना लोगों का सरकार में अपनी बात रखने और उपबंध साधनों तक पहुंचना संभव नहीं होगा। दूसरा बोल रहा है कि भारत में समान अवसर के मद्देनजर एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से सामने आती है। तो यहाँ पे आपको जो दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों का आपको विश्लेषण करना है और आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से जो है कौन से कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ राजनीतिक समानता की, यहाँ पे राजनीतिक समानता की बात की जा रही है। अभी आपने भारत में एक आंदोलन देखा होगा एजुकेशन को लेकर, जिसमें क्या है, पूरे राष्ट्र के जो यूथ है जिसको आप जेन जी कह रहे हैं, वो सब जो एकजुट होके क्या है, सरकार के खिलाफ हो गए थे। अब यहाँ पे आपको एक जो घटना देखने को मिली कि पुलिस के द्वारा जो किस प्रकार से जो अभ्यर्थी है, जो स्टूडेंट है, उनके साथ जो बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया जाता है। तो ये क्या है, राजनीतिक जो व्यवस्था है, इससे हमको जो यहाँ की क्रूरता की और एक सोच लेके जाती है कि जो सरकार की दृष्टि है किस तरफ है या वो क्या चाहती है। तो ये जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं क्या है, एक लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है कि यहाँ पे जो अगर आप अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और आपके साथ इस प्रकार का क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, तो ये जो क्या है, एक लोकतंत्र का नकारात्मक पक्ष इसको माना जाता है। इसके अलावा जैसे आप यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, आपको यहाँ पे रोजगार की बात करते हैं, या फिर यहाँ पे आप जो है समानता की बात करते हैं, यहाँ पे जो भी विशेषताएं हैं, आप शिक्षा की बात करते हैं, तो आप क्या चाहेंगे, जहां आप रहना चाह रहे हैं आपको ये सब अधिकार दिए जाए। आपको जो है घूमने की स्वतंत्रता हो, बोलने की स्वतंत्रता हो, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता हो, ये हमारा लोकतंत्र में जो प्रदान करता है। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि जो राजनीतिक समानता की आवश्यकता उन बाधाओं को दूर करने के लिए है। ठीक है, राजनीतिक समानता की बात कर रहा है उन बाधाओं को दूर करने के लिए जिन्हें दूर किए बिना लोगों का सरकार में अपनी बातें रखने और उपलब्ध साधनों तक पहुंचना संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कथन क्या है, सत्य है।
ऐसी तो बात करती है, राजनीति क्या है, राजनीति इसीलिए है। यहाँ पे जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र यही कहता है कि आप सरकार जो बना रहे हैं, सरकार इसीलिए बना रहे हैं ताकि वो आपकी बात सुने। ऐसी कुछ विषय है जो कि क्या है, समाज के लिए असामाजिक है, असामाजिक तत्व जिनको आप कहते हैं, या समाज के लिए हानिकारक है, उन तत्वों को दूर करना, ये जो है सरकार की विशेषता है। और हर नागरिक ये चाहता है कि उनके समाज में इस प्रकार की बाधाएं जो है उनको दूर किया जाए। तो यहाँ पे जो कथन है कि ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। भारत में समान अवसरों के मद्देनजर एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से सामने आती है। तो ये भी आपके पास जो क्या है, कथन क्या हो जाएगा, सत्य है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन है ये दोनों सही हो जाएंगे। दोनों विशेषताएं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं तो व्याख्या में कहा गया है कि अगर देश में राजनीतिक समानता नहीं होगी तो सरकार तक लोगों को अपनी बात पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा, तथा सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए साधनों का भी लोगों द्वारा सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसलिए जो कथन है क्या है, सत्य है। अगला है, भारत में समान अवसर के रहते हुए भी हमें कुछ जगहों पर असमानताएं देखने को मिलती है, जिसके कारणों में हम देश के रीति रिवाजों को देख सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता है, ये एक कमी है आपके समाज में। कुछ एक गतिविधियों में जो उनके शामिल होने पर पाबंदी होती है। उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने से भी हतोत्साहित किया जाता है। ऐसे मामलों में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पे जो इन मामलों में जो राजनीति होती है, जो राजनीतिक लोग होते हैं जो सत्ता में बैठे हैं, वो इनको क्या है, सुधार सकते हैं। इसलिए जो यहाँ पे जो कथन दो है, कथन दो आपका इसी से संबंधित है कि यहाँ पे जो रीति सामाजिक जो रीति रिवाज है वो कहीं चीजों पर क्या है, पाबंदी लगाते हैं, लोगों के अधिकारों पर पाबंदी लगा रहे हैं। विशेषकर जैसे कि यहाँ पे महिलाओं की बात की जा रही है, तो पहले के टाइम में अगर अभी देखेंगे तो काफी कुछ सुधार हो चुका है। नहीं तो पहले जो है कहीं जगहों पर जो महिलाओं को जाने का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं विधवा जो विवाह है वो भी, उसका अधिकार भी नहीं था। यहाँ पे सम्मान रोजगार उनको प्रदान नहीं किया जा रहा था। तो ये बहुत सी कमियां हैं जो जिसको जो है क्या है, अभी सुधारने की आवश्यकता है। अगला है कथन प्रश्न नंबर 15 और आज का पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपके पास 3 कथन दिए गए हैं। अगर मैं पहले कथन की बात करता हूँ कि उदारवादियों का मानना है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं एक दूसरे से अनिवार्यता जुड़ी होती है। ठीक है। कथन 2 कह रहा है कि समाजवादियों के अनुसार लोकतंत्र राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार हो सकता है, लेकिन सामाजिक भिन्नताओं और आर्थिक असमानताओं के समाधान के लिए विविध रणनीतियों की खोज करना भी जरूरी है। और तीसरा कथन बोल रहा है कि उदारवादियों के लिए असमानता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि वे केवल ऐसी अन्याय और गहरी असमानताओं को सही समस्या मानते हैं जो लोगों को उनके व्यक्तिगत क्षमताएं विकसित करने से रोकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो अगर यहाँ पे मैं कथन एक की बात करता हूँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि उदारवादियों का मानना है। अब उदारवादियों का मानना क्या है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं एक दूसरे से अनिवार्यता जुड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे ये कथन जो उदारवादियों का नहीं है, उदारवादी ऐसा कथन नहीं कहते हैं। ये कथन किसका है? समाजवादियों का। जो समाजवादी लोग हैं, ये उनका कथन है, उनका मानना है कि जो राजनीति है ये आर्थिक और सामाजिक असमानताएं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो असमानताएं होती है ये क्या है, ये तीनों असमानताएं क्या है, एक दूसरे से जुड़ी होती है। लेकिन अगर यहाँ पे जो कथन 2 कह रहा है कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार हो सकता है, यहाँ पे अगर लोकतंत्र है तो यहाँ पे क्या आपको समानता प्रदान कर सकता है, और लेकिन सामाजिक भिन्नताओं और आर्थिक असमानताओं के समाधान के लिए जो विविध रणनीतियों की खोज करना भी जरूरी है। तो ये जो यहाँ पे कह रहा है ये कथन ये किसका है? उदारवादियों का। ये उदारवादियों से संबंधित है, क्योंकि उदारवादी क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं,
और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए क्या है वह उदारवादी लोकतंत्र की बात करते हैं। उनके अनुसार अगर आपके पास जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको जो यहाँ पे क्या है, अगर आपको समानता दी जाती है तो उसके बाद आप जब आपको समानता मिल जाती है तो उसके बाद जो है आप जो अन्य अधिकार है, अन्य अधिकारों को भी जो है आप विभिन्न तरीकों से जो है मांग सकते हैं। लोकतंत्र के माध्यम से जो है उन अधिकारों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए जो यहाँ पे जो कथन 1 है ये भी गलत है, कथन 2 भी क्या है, गलत है। यहाँ पे जो कथन 1 है ये समाजवादियों की विशेषता है और जो कथन 2 है यहाँ पे ये है जो आपके उदारवादियों की विशेषता है। और जो तीसरा कथन है, तीसरे कथन में कहा गया है कि उदारवादियों के लिए असमानता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि वे केवल ऐसी अन्याय और गहरी असमानताओं को सही समस्या मानते हैं जो लोगों को उनकी व्यक्तिगत क्षमताएं विकसित करने से रोकती है। तो ये क्या है, सत्य कथन है। इसका मतलब यहाँ पे केवल 3 जो है आपका क्या हो जाएगा, सही कथन हो जाएगा। यानी ऑप्शन 3 क्या है आपका सही आंसर है, इसलिए जो है इसका उत्तर होगा डी। यहाँ पे जो व्याख्या की गई है, कथन 1 का समर्थन समाजवादियों द्वारा किया गया है, न कि उदारवादियों द्वारा, इसलिए कथन 1 असत्य है। कथन 2 का समर्थन उदारवादियों द्वारा किया गया है, न कि समाजवादियों द्वारा, अतः कथन 2 असत्य है। तीसरा है उदारवादियों द्वारा समर्थित कथन है, इसलिए कथन 3 जो आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका जो प्रश्न नंबर 15 था, यानी आज का 5वां प्रश्न था। अब अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर इस प्रश्न की बात करते हैं, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है कि भारतीय संविधान सरकार को लोक हितकारी कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करता है। दूसरा है कि समाज की आकांक्षाओं व उनके लक्ष्यों की अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का होता है। तो यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य है, आपको यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है आप इसको एक बार पढ़ेंगे और जो है आप स्वयं सोच के जो इसका जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, जो पहला हमारे पास ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में क्या है कि भारतीय संविधान सरकार को लोक हितकारी कार्य करने हेतु तो अधिकार प्रदान करता है। ये कथन क्या है, सत्य है। जो हमारा भारतीय संविधान है, जो संविधान बनाया गया है, ये संविधान क्यों बनाया गया है, इसके पीछे का जो मकसद है ये क्या है, एक तो हमारा जो लोकतंत्र है ये बना रहे, इसके अलावा यहाँ पे लोगों को जो है क्या है, समानता मिले, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके, ठीक है। इसके अलावा उन्हें न्यायिक समानता कहें आप, न्यायिक सुरक्षा कहें आप, या फिर सामाजिक सुरक्षा कहें आप, या फिर धार्मिक सुरक्षा कहें आप, या फिर जो भी आपके जैसे रोजगार संबंधी विशेषताएं कहें आप, तो ये सब हमको कौन प्रदान करता है, संविधान। और ये जो हमारा संविधान है, ये जो राजनीतिक लोग हैं उन पर क्या है, एक नियंत्रण भी लगाता है, जिससे जो है क्या है, वो सरकार जनता के खिलाफ कोई भी ऐसा निर्णय ना ले, ऐसा कोई कानून ना बनाए जिससे जो है क्या है, जनता का नुकसान हो, आम आदमी को क्या है, समस्या हो, या फिर जिससे जो है आम आदमी का लगता है कि आम आदमी के जो अधिकार है, आम आदमी की स्वतंत्रता है, उसको छीना जा रहा है। इसलिए जो है हमारे संविधान में ऐसे कई प्रावधान हैं जो कि क्या है, यहाँ पे लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करता है, लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है। तो इसलिए कथन ये क्या है, सही कथन हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है, समाज की आकांक्षाओं व उनके लक्ष्यों की अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का होता है। तो ये कथन भी क्या है, सत्य जो है क्या है, माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार है, सरकार का जो चुनाव है वो इसीलिए किया जाता है कि वो क्या है, सामाजिक सुधार करे, ठीक है, लोगों की जो जीवन शैली है उसमें सुधार किया जा सके। जो समाज अपेक्षा करती है अपनी सरकार से, उन अपेक्षाओं को जो है सरकार पूरा करे, जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को क्या है, पूरा कर रहे। तो यहाँ पे ये इसको सुनिश्चित करना जो सरकार का दायित्व है, तो ये कथन क्या है, सत्य है। इसका मतलब आपके जो कथन 1 और 2 है ये दोनों यहाँ पे सत्य माने जाएंगे। यहाँ पे व्याख्या है, संविधान सरकार को लोकहितकारी कार्य करने, सामाजिक आकांक्षाओं व उनके लक्ष्यों को सुनिश्चित करने का सामर्थ्य प्रदान करता है, इसलिए कथन 1 और 2 क्या है, सत्य माने जाएंगे। अब यहाँ पे जो कथन और कारण वाला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपको 2 से 3 प्रश्न कथन और कारण के प्रश्न जो है अब दिखाई देने लगे हैं। दिखाई क्या मतलब, कम इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।
लेकिन आपको जो है मतलब 2 से 7-8 प्रश्न के आसपास जो है इस प्रकार के प्रश्न आपको कथन और कारण वाले कहीं न कहीं जो है दिख जाते हैं। अब यहाँ पे जो छोटे-छोटे एग्ज़ाम हैं उनमें जो है अब इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, लेकिन जो बड़े एग्ज़ाम हैं उनमें थोड़ा-सा पैटर्न धीरे-धीरे चेंज हो रहा है। यहाँ पे प्रश्न है कि पहला जो कथन है, कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं और यदि संविधान अत्यधिक लचीला है, तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे पाएगा। कारण बता रहा है कि सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में संतुलन रखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कठोर संविधान की बात करता हूँ, ये क्या होता है कठोर संविधान का मतलब क्या होगा कि इसमें जो है संशोधन करना इतना आसान नहीं है। संशोधन करने के लिए जो है आपके इसके जो नियम बना रखे हैं वो काफ़ी कठिन है। इससे क्या होता है कि जो समाज है, समाज की जो है समय के अनुसार क्या है आवश्यकताएँ बदल जाती है, ज़रूरतें बदल जाती है। तो यहाँ पे क्या पड़ती है, जो संविधान है उसमें क्या है संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे अगर कठोर संविधान है तो ज़रूरत के अनुसार यहाँ पे जो है आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। जिस कारण क्या है यहाँ पे जो जो यहाँ पे कथन कह रहा है कि कठोर संविधान सब परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं। तो इसका क्या है ये एक नुकसान माना जाता है, इसलिए यहाँ तक कथन सत्य है। दूसरा है और यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे पाएगा। तो ये भी सही हो जाएगा। क्योंकि अगर जितना लचीला संविधान बनाया जाएगा तो उसमें संशोधन करना उतना आसान हो जाएगा, जिससे कि जो है अगर सरकार तानाशाही हो जाती है तो जो है आसानी से अपने अनुसार अपने अनुकूल क्या है यहाँ पे संशोधन कर सकती है, जिससे जो है जो आपकी स्वतंत्रता है वो कुछ समय के पश्चात जो है बहाल हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो कथन एक है ये क्या है सत्य माना जाएगा। अगला है सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में संतुलन रखते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा कथन 2 सत्य हो जाएगा। लेकिन ये क्या है ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन 2 क्या है कथन 1 की व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी जो कारण है कारण सत्य नहीं है, लेकिन तथ्य सत्य है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे इसके ऑप्शनों को देखते हैं कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ देखो ए सही है आर सही है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे ए सही है आर भी सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए कथन 2 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन बी है ऑप्शन बी आपका जो है सत्य कथन माना जाएगा। अब इसकी व्याख्या दी गई है यहाँ पे कि कठोर संविधान में समय के साथ परिवर्तन करना अत्यधिक जटिल होता है। उदाहरण अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर संविधान माना जाता है। वहीं लचीले संविधान में संसद द्वारा बनाई गई साधारण विधि द्वारा ही संविधान संशोधन संभव हो जाता है। उदाहरण के लिए आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन का जो संविधान है उसको लचीला संविधान माना जाता है। एक सफल संविधान वही होता है जिसमें समय के साथ परिस्थितियों के अनुरूप उचित परिवर्तन संभव हो पाता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान। अतः कथन 1 और कारण 2 दोनों सही है, लेकिन कारण आर कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में कठोर और लचीले दोनों प्रकार के जो है यहाँ पे इसमें विशेषताएं देखने को मिलती है। आप कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है कठोर और लचीले के मध्य में आप इसको रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो अगला प्रश्न है वो आपके अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 4 कथन हैं। पहला कथन है इसमें राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। दूसरा कथन है इसमें राष्ट्रपति सरकार की भी मुख्य प्रमुख होता है। तीसरा है इसमें राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। और चौथा है कि इसमें राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तो आपके पास यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं और आपको इन चारों कथनों का चयन करके बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया गया है। तो आपको सबसे पहले अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और जो संसदीय व्यवस्था है उसके बारे में जो है आपको पता होना जरूरी है। तो अगर हम इस प्रश्न के सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम कुछ जो हमारे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसकी विशेषताएं देखेंगे। इसके अलावा इसी के साथ साथ जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था
इसकी क्या है विशेषताओं को देखेंगे, जिससे जो हमारा प्रश्न भी सॉल्व हो जाएगा और इसके अलावा जो है हम थोड़ा संसदीय व्यवस्था के बारे में भी जान पाएंगे और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बारे में भी जान पाएंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की, तो यहाँ पे जो आपको एकल कार्यपालिका देखने को मिलती है। कार्यपालिका यहाँ पे जो जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, इसमें जो आपकी एकल कार्यपालिका देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति और जो कार्यपालिका है, सॉरी विधायिका है, राष्ट्रपति और विधायिका की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे जो है इनको पृथक पृथक समय के लिए निर्वाचित किया जाता है। यहाँ राष्ट्रपति का अलग से चुनाव होता है और विधायिका का अलग से चुनाव होता है। यहाँ पे विधायिका के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है यहाँ पे क्या है प्रत्यक्ष रूप से जो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है यहाँ पे जो उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व का जो है यहाँ पे अभाव पाया जाता है। यहाँ पे क्योंकि जो राष्ट्रपति है ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है राष्ट्रपति स्वतंत्रता पूर्वक क्या है अपने अनुसार जैसा वो चाहे उस हिसाब से क्या है निर्णय ले सकता है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे क्या है उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है। दूसरा यहाँ पे जो शक्तियों का पृथक्करण यहाँ पे आपको दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है राजनीतिक एकरूपता नहीं दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे जो राष्ट्रपति है पता चल रहा है राष्ट्रपति दूसरी पार्टी की है, दूसरा पार्टी का है, और जो विधायिका है ये यहाँ पे जो विधायिका में दूसरे पार्टी के लोग चुन के ज्यादा आ रखे हैं। तो यहाँ पे जो है राजनीतिक एकरूपता नहीं देखने को मिलती है, जिस कारण से जो इनके जो निर्णय होते हैं उनमें अक्सर क्या है आपको असमानताएं देखने को मिलती है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक दूसरे के निर्णयों पर क्या रहता है यहाँ पे प्रति एक दूसरे के निर्णयों के प्रति क्या करते हैं विरोध करते हैं। इनकी जो विचारधाराएं होती है वो अलग अलग आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो मैंने कहा था यहाँ पे जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का यहाँ पे चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पे जो निचला सदन होता है, निचले सदन का यहाँ पे विघटन नहीं होता है। अब यहाँ पे ये आपके अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं थी। इसके अलावा अगर हम संसदीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं, इसको आप जैसा हमारा जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार आप इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे जो संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है हमको दोहरी कार्यपालिका देखने को मिलती है, दोहरी कार्यपालिका हमको यहाँ पे देखने को मिलती है केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो बहुमत वाला दल होता है, बहुमत दल का क्या की जो है यहाँ पे सत्ता देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे जो है सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता पाई जाती है, सामूहिक उत्तरदायित्व। यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल है ये सामूहिक रूप से क्या होता है उत्तरदायी होता है अपने जो यहाँ पे विधायिका होती है। इसके अलावा बात करते हैं हम तो यहाँ पे जो है राजनीतिक एकरूपता देखने को मिलती है, वो इसलिए कि यहाँ पे अगर आपकी जो सत्ता दल है जिसकी सरकार है वहां पे वो सब क्या है एक ही विचारधारा के लोग हैं, इसलिए जो जो उनकी विचारधाराएं हैं वो एक दूसरे से क्या है मेल खाती है। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं जो जो सरकार होती है क्या है मुख्य रूप से इसका प्रतिनिधित्व जो यहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो निचला सदन है जिसको आप जो है लोकसभा कहते हैं, यहाँ पे जो लोकसभा है लोकसभा का जो है विघटन किया जा सकता है। तो ये भी यहाँ पे जो संसदीय व्यवस्था है इसकी एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा यहाँ पे जो जो संविधान है, संविधान के अंतर्गत जो सारी जो शक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो शक्तियों का यहाँ पे क्या है संविधान कह सकते हैं आप। जो संविधान है उसमें सारी विशेषताएं हैं जो कि जो हमारे सरकार है उसको क्या है पूर्ण जो अधिकार है वो क्या है प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 18 है यहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, हमने देखा था, तो ये कथन सत्य है। इसमें राष्ट्रपति सरकार का भी प्रमुख होता है, तो ये भी कथन सत्य है। इसमें राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, तो ये भी सही है। इसमें राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसका मतलब जो कथन 1, 2 और 3, 4 है ये सब क्या हो जाएंगे सत्य कथन माने जाएंगे, यानी ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था थी जिसके बारे में आपको जानकारी हो। इस प्रकार के अक्सर प्रश्न बनते हैं।
यहाँ पे अगर हम इसकी व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या में क्या कह रहा है कि अध्यक्ष प्रणाली में कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जिसका चयन या तो जनता सीधे तौर पर करती है या जनता द्वारा इसी विशेष उद्देश्य के लिए निर्वाचित निर्वाचक मंडल करता है। इसमें राष्ट्रपति ही वास्तविक राज्याध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति विधायिका से एकदम पृथक होता है, वह उसका अंग नहीं होता है, अर्थात वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अतः सभी कथन क्या है, सत्य है। भारत और ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले संसदीय जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में हमने जाना था। इस व्यवस्था यहाँ पे जो कथन है, अब आप इसके अनुसार जो इसके जवाब दे सकते हैं। पहला कथन बोल रहा है कि इस व्यवस्था में आमतौर पर प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, तो ये हमने पढ़ा था कि बिल्कुल होता है। दूसरा क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है, तो ये भी सही है। तीसरा क्या बोल रहा है कि इस व्यवस्था में देश के प्रमुख के रूप में राजा या राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, तो ये भी कथन सही है। यानी इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, सभी कथन जो है सत्य माने जाएंगे। अब यहाँ पे व्याख्या क्या है कि भारत में संसदीय व्यवस्था को ही अपनाया गया है। हमारे देश का औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति है, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति को सिर्फ औपचारिक शक्तियां प्राप्त है, जबकि वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद द्वारा प्रयोग की जाती है। भारत में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। तो ये जो है आपके इस प्रश्न की व्याख्या है। बाकी आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके अनुसार जो आप अपने जवाब दे सकते हैं। और आज का जो अंतिम प्रश्न है कि संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न पुनः संसदीय व्यवस्था के बारे में यहाँ पे दिया गया है और दो कथन है। पहला कथन है कि इसमें संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रण करने की शक्ति है। दूसरा है, इसमें विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर भी अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे आपको सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे पहला कथन है, इसमें संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगर आपने कभी संसद का सदन चलते हुए देखा होगा तो वहां पे देखेंगे आप कि ये पूरा निर्णय है ये संसद स्वयं के द्वारा लेता है। अब संसद में क्या क्या आते हैं, आपकी लोकसभा संसद में आएगी, प्लस आपकी राज्यसभा के साथ साथ आपका यहाँ पे जो राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर जो है आपकी संसद बनती है। अगला है, इसमें विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर भी अपने सदस्यों को दंडित करने का उनका अधिकार नहीं है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो उनको दंडित किया जा सकता है, इसलिए आपका यहाँ पे केवल कथन एक सत्य होगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या भी देख लेंगे आप। कथन एक सत्य है जबकि कथन दो असत्य है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार है। तो ये आपके आज के 10 प्रश्न यहाँ पे संपूर्ण पूरे होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हो सकता है तो आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है। अब जो अगली वीडियो रहेगी उस वीडियो में हम जो संविधान है, संविधान की जो विकास यात्रा है, यहाँ पे आप संविधान के जो आपने 1773 से लेके 1947 तक जितने भी संशोधन पड़े हैं उन संशोधनों के बारे में हम पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनसे संबंधित जो प्रश्न है वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको किसी और नए वीडियो के साथ।